आप सभी का एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में। और जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की जो वैकेंसी है वो यहाँ पे आ चुकी है। अच्छे खासे पोस्ट आपको इस बार देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे 44,228 पदों पे जो आपका नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। ठीक है, जैसा कि आप लोग इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी इस बाबत देने वाला हूँ। यहाँ पे 44,228 पोस्ट जो हैं उन पे वैकेंसी आ चुकी है। पूरे डिटेल में इस वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। आपकी क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या सैलरी मिलती है, आपको किन किन पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जितने भी सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट होते हैं सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें देखिए यहाँ पे कहा गया है ग्रामीण डाक सेवक की जो वैकेंसी है, जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है और मैं यहाँ पे 3 पोस्ट जो हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें एक ब्रांच पोस्ट मास्टर का पोस्ट है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है और यहाँ पे जीडीएस है, यानी कि 3 टाइप के पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपका जो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा होगा, ये इसी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको आवेदन करना है। और चलिए इसमें जो भी आप लोगों को महत्वपूर्ण अपडेट है मैं आप लोगों को पढ़ के बताता रहता हूं, तो आप लोग इसमें ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म सबमिशन का डेट यहाँ पे मिल जाता है, जो कि ये फॉर्म जो है वो आज से ही आप भर सकते हैं। 15 जुलाई 2024 से इस फॉर्म को भरना स्टार्ट हो चुका है और इसको आप यहाँ पे दोस्तों 5 अगस्त 2024 तक भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आप जो भी अपना फॉर्म है उसमें करेक्शन कर पाएंगे, जो कि करेक्शन विंडो है वो 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक खुलेगी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो भी उसमें चेंजिंग है, करेक्शन है, वो नहीं कर पाएंगे। तो सब कुछ आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट दोस्तों सबसे पहले आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए उसके बाद क्या कुछ कहा गया है वो भी जान लेते हैं। इसके नीचे आपको यहाँ पे जॉब प्रोफाइल देखने को मिल जाती है, जैसे कि इसमें 3 टाइप के पोस्ट आपके आए हुए हैं, तो उसके बारे में आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि क्या कुछ काम वहाँ पे रहता है इन तीनों पोस्ट में। तो सब कुछ आप लोग को यहाँ पे जॉब प्रोफाइल बताया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं इसको बताता नहीं हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, जो महत्वपूर्ण इसमें अपडेट हैं वही मैं आप लोगों को दोस्तों बताता चल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सैलरी की बात कर ले, सब लोग पूछते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी हमारी इसमें ज्वाइनिंग होने के बाद। तो यहाँ पे देखिए अगर बीपीएम में अगर आपका लगता है, तो ब्रांच पोस्ट मास्टर में अगर आप लगते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो 12,000 से शुरू होकर 29,380 तक जा सकती है। ठीक है, और अगर आप असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर और डाक सेवक में लगते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी वो शुरू होगी 10,000 से लेकर 24,470 के बीच में रहेगी। तो ये आपका यहाँ पे अलाउंस देखने को मिल जाता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे आप देख पाइए, सबसे पहले एज की बात कर लें तो एज यहाँ पे मिनिमम एज 18 साल मांगी गई है और मैक्सिमम 40 साल यहाँ पे एज मांगी गई है। ठीक है, वो वहाँ पे दोस्तों आप EWS ST SC को यहाँ पे छूट भी है, तो आप उसमें उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है वो यहाँ पे केवल 10वीं पास मांगी जाती है। अगर आप सिंपल 10वीं पास है तो यहाँ पे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बाकी कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं रखी गई है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाता है अलग अलग कास्ट कैटेगरीज़ में, तो वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे EWS को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, ST SC को 5 साल और OBC को यहाँ पे 3 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको यहाँ पे 10 साल का, और जो यहाँ पे डिसेबल्ड यानी कि PWD OBC हैं उनको यहाँ पे 13 साल का यहाँ पे देखने को मिल जाता है एज रिलैक्सेशन का। तो वो भी आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सिंपली 10th पास मांगा गया है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जिस भी राज्य में अप्लाई करेंगे तो वहाँ की आपकी जो लोकल भाषा है वो आपको आनी चाहिए और 10वीं तक कम से कम आपने वो भाषा यहाँ पे दोस्तों पढ़ी हो। यहाँ पे वो भी कहा गया है कि वो लोकल लैंग्वेज जो है वो कम से कम 10वीं तक उसको जो अभ्यर्थी है उसको पढ़ा हो। अगर आपने यहाँ पे हिंदी जो भी हिंदी भाषी प्रदेश है वहाँ अप्लाई करते हैं तो आपने कम से कम 10वीं तक हिंदी विषय पढ़ी हो। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा होता ही है जनरली। और इसके नीचे यहाँ पे कोई क्वालिफ़िकेशन एक्स्ट्रा नहीं मांगी गई है। यहाँ पे केवल 10वीं अगर पास हैं आप तो इस फॉर्म को आप आराम से भर पाएंगे। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे बात आती है सिलेक्शन की। तो दोस्तों जो भी आपका सिलेक्शन है 12th के जो आपके 10th के मार्क्स हैं उसके बेसिस पे ये लोग एक मेरिट निकालेंगे। उस मेरिट के अनुसार यहाँ पे सिलेक्शन आपका किया जाएगा। जितना भी आपका परसेंटेज होता है उस परसेंटेज के आधार पर यहाँ पे आपकी जो मेरिट लगेगी और मेरिट के बेसिस पे आपका ज्वाइन होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल का यहाँ पे मतलब ये है कि आपका यहाँ पर फिजिकली जाके आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो किया जाएगा कि आपने सही जो भी अपने परसेंटेज भरा हुआ है वो सही भरा हुआ कि नहीं भरा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल का मतलब वही है। यहाँ पे आपको साइकिल चलानी भी आनी चाहिए, जैसा कि इसमें बताया गया है नोटिफिकेशन में कि आपको यहाँ पे साइकिल चलानी आनी चाहिए। और क्योंकि आपको यहाँ पे चिट्ठियाँ बांटनी पड़ेंगी। 4 घंटे का यहाँ पे आप लोग को जॉब करना होता है, उसमें से आप 8 घंटे भी कर सकते हैं मैक्सिमम, तो उसकी भी आपकी सैलरी जुड़ के आपको मिलती है, ठीक है। तो मुख्य बात यह है कि सबसे पहले आपका यहाँ पे 10th के मार्क्स के आधार पे एक मेरिट आएगी। उसके बाद आपका अगर मेरिट में नाम आता है तो आपको यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि आपको यहाँ पे कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज है तो अच्छा है, ऐसा कोई इसेंशियल नहीं कि आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपको अच्छा कंप्यूटर का नॉलेज है तो ये अच्छा रहेगा। उसके बाद नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए क्योंकि आपको चिट्ठी बांटने का काम करना है, तो उसके लिए लोग कह रहे हैं कि साइकिल आपको चलानी होगी। और उसके बाद एडक्यूट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, यानी कि आपको कोई भी यहाँ पे आवास नहीं मिलेगा, आवास की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। आपको ये खुद से देखना है कि आप वहाँ पे आने के योग्य हैं कि नहीं है, ठीक है। आपको वहाँ पे कोई आवास वगैरह रहने के लिए नहीं दिया जाएगा, तो आपको अपने हिसाब से देखना है। रिजर्वेशन भी यहाँ पे मिल जाता है ST SC PWD के वाले लोगों को, तो ये आप इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आइए तो अप्लाई करने के बारे में बताया गया कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो वही सिंपल आपको वेबसाइट पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है और जो भी डिटेल्स होंगे वो आपको फिल करके सबमिट करना होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। और यहाँ पे केवल EWS और जनरल के जो लोग हैं, यानी कि रिजर्व कैटेगरी के, उन्हीं को यहाँ पे 100 रुपये की जो फीस है वो देनी होती है। बाकी किसी भी कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई फ़ी नहीं रखा गया है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, जो यहाँ पे सिलेक्शन की प्रक्रिया होती है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, वो यही है कि यहाँ पे आपका जो 10th का मार्कशीट है उसके बेसिस पे यहाँ पे एक मेरिट निकली जाएगी। जनरेटेड एक मेरिट लिस्ट आएगी, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उसमें से परसेंटेज के हिसाब से, और उसी मेरिट के आधार पर जो आपका है चयन होगा। और उसके बाद आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका CGPA में मार्क्स है, अगर किसी बोर्ड का, अगर आपने किसी ऐसे बोर्ड से पास किया है जिसमें कोई परसेंटेज नहीं दिया है, वो CGPA में स्कोर है आपका, तो वो यहाँ पे कैसे वो कैलकुलेट होगा ये भी इन्होंने बताया है। और आपको यहाँ पे कोई भी उसको परसेंटेज में नहीं चेंज करना है। ऐसा नहीं कि आपका मार्क्स CGPA में है तो उसको आप परसेंटेज में निकाल कर वो भरेंगे। आपको जो भी CGPA मिला है वो आप भर दीजिए। और यहाँ पे ये भी उन्होंने कहा है कि अगर आप ग्रेड पॉइंट भरते हैं और ग्रेड पॉइंट अगर 10 है आपका, 10 भरते हैं, तो वो 9.5 ही वो लोग कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 95% ही उसको माना जाएगा। यहाँ साफ साफ उन लोगों ने कहा है। तो ग्रेड पॉइंट को कैसे वो लोग मानेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या रहेगा उनका, ये कुछ आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको आपको चेंज नहीं करना है। CGPA से परसेंटेज में आपका जो भी CGPA मार्क्स है, ग्रेड पॉइंट है, वहीं आपको फिल कर देना है। जो भी उसका परसेंटेज बनेगा वो स्वयं उसको कर लेंगे, ठीक है, वो उनका कहना है। जस्ट नीचे आइए तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी यहाँ पे आप लोग को बताए गए हैं। तो जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें आपका यहाँ पे मार्कशीट लगेगी, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप PWD से अप्लाई करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ यहाँ पे लगता है। तो आपकी 10th की मार्कशीट है उस पर भी डेट ऑफ बर्थ होता है, तो वो भी, तो ये नहीं चाहिए होता है। 10th की मार्कशीट है आपकी तब वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और बाकी आपको किसी भी मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको किसी भी यहाँ पे हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बना के लेके जानी होती है, जो कि वो आसानी से आपका हो जाता है। तो यही कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स हैं मुख्य जो कि आपको यहाँ पे लेके जाने पड़ते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन जो आपका होता है यही सब कुछ होता है। तो ये फाइनली पूरा जो मैंने आप लोग को बता दिया है कि कैसे आपका क्या क्या होगा, क्या प्रोसेस है और एज कितनी मांगी गई है, साथ ही क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। जो भी नोटिफिकेशन अपडेट होंगे सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं। और वीडियो का सलाह कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और यहाँ पे कट ऑफ के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से ला दूँगा, उसके लिए अगर आप कमेंट करते हैं तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।